खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप, खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप। वेदना का चित्र वो विचित्र बेमिसाल था, राम जाने कितनी वो पीर पी गया फकीर, किंतु लेस मात्र भी न मन में मलाल था। धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, खौलता हुआ रगों में बूंद बूंद खून था। उसमें हमारे नौजवानों ने अपनी आहुति दी, कुर्बानियाँ दी। मैं उस संदर्भ में कुछ नौजवानों के लिए भी विशेष तौर से मैंने लिखा है, उनका नाम लेके भी पढ़ता हूँ, पर जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वो सुने। स्वतंत्रता तो युद्ध था, स्वतंत्रता तो युद्ध था, वो राष्ट्र प्रेम शुद्ध था, वो नौजवानों की शहादतों का मजमून था। स्वतंत्रता तो युद्ध था, वो राष्ट्र प्रेम शुद्ध था, वो नौजवानों की शहादतों का मजमून था। जो विदेशी वंश की जड़ें उखाड़ने चले थे, जिंदगी में एक पल भी ना जिन्हें सुकून था, जिंदगी में एक पल भी ना जिन्हें सुकून था। धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, खौलता हुआ रगों में बूंद बूंद खून था। तिल मिला रहे थे जो स्वतंत्रता के वास्ते, कि जिनके शीश पे तो सिर्फ मौत का जुनून था, जिनके शीश पे तो सिर्फ मौत का जुनून था। ये थे शहीद। तब बताता हूँ मैं कि दुग्धपान से स्वतंत्रता नहीं हुई जवान, ये जवान हुई है नौजवान के रक्तपान से। दूध पीने से कभी आज़ादी नहीं मिलती है। अभी हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े हैं, वो जब जरूरत पड़ी तो खून बहाएंगे, वो रक्त का दान करेंगे अपने तब, और यही आज़ादी में हुआ है। दुग्धपान से स्वतंत्र, यहाँ विचार मेरे थोड़े अलग है। मैं केवल गांधी को इसका जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, सब इसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस भी हैं, जिनकी बदौलत आज़ादी मिली हमें। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, ये भी तो हैं। तो केवल हम गांधी के सिर पे कर देंगे साहब इन्होंने आज़ादी दिलाई, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो ये मेरी मान्यता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुग्धपान से स्वतंत्रता नहीं हुई जवान, ये जवान हुई है नौजवान के रक्तपान से। यानी शांति मंत्र से नहीं मिली हमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिली है क्रांति मंत्र के ही गान से। मंगल ने तौल तौल नींव में रखे जो बोल, मंगल पांडे ने तौल नींव में रखे जो बोल, वो बोल बोलते हैं सीना खोल स्वाभिमान से। मंगल की देह पे बना स्वतंत्रता का गेह, एक एक क्रांतिकारियों के देह दान से, एक एक क्रांतिकारियों के देह दान से। भारती को बेड़ियों में देख ना सके सपूत, देखना आप चित्र पढ़ रहा हूँ पूरा। भारती को बेड़ियों में देख ना सके सपूत, बेड़ियों को काटने के लिए जो अधीर थे, धातु या अधातुओं के योग से नहीं बने थे, वो भी आप जैसे हाड़ मांस के शरीर थे। कट गए थे इंच इंच जो वतन के वास्ते, जो वतन के वास्ते ही कट गए थे इंच इंच। क्रूरता जिसे मिटा सकी न वो लकीर थे, क्रूरता जिसे मिटा सकी न वो लकीर थे। जो फिरंगियों के वक्ष को चले थे चीरने, वो एकलव्य की कमान के अचूक तीर थे, एकलव्य की कमान के अचूक तीर थे। और आगे पढ़ूं शहीदों पे। ज्ञान दान देने वाले ज्ञानी हैं अनेकों, जिन्हें सुनकर मन के सुमन खिल जाएंगे। ज्ञानी बहुत ज्ञान मिल जाएगा आपको। जो शहीद हमें दे के गए वो कितने दे सकते हैं। मैं नौजवानों का आह्वान करता हूँ, ज्ञान दान देने वाले ज्ञानी हैं अनेकों, जिन्हें सुनकर मन के सुमन खिल जाएंगे। अर्थदानियों की बात करने लगे जो आज, अर्थदानी भी यहाँ हजारों मिल जाएंगे। पर प्राण दान के लिए कहे जो कोई आपसे, प्राण देने के लिए कहे जो कोई आपसे, थूक सूख जाएगा और होंठ सिल जाएंगे। कैसे प्राण दे के गए देश पे शहीद, ये कहानी जो सुनोगे तो कलेजे हिल जाएंगे, ये कहानी जो सुनोगे तो कलेजे हिल जाएंगे।
और आप चाहो तो एक आध कहानी सुना दूँ बस। सुनाइए। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं हमारे, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, आप तो एक आध दो, इन्होंने किस तरह से क्या काम, वो तो पूरा ग्रंथ इतिहास बन जाए पूरा सा, कितना आप पढ़ सकते हैं इनके ऊपर, वो भी कम रहेगा। लेकिन 4-4 पंक्तियों में मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फरमान फांसी का सुना कि भी फिरंगियों ने, अगर इतिहास में जाए तो आपको गोरखपुर की जेल में बंद रहे, केवल 2 कंबल इनको ओढ़ने बिछाने के लिए, छोटी सी कोठरी जो उसी में मल मूत्र त्यागना, उसी में रहना इनको, और पूरा शरीर बेड़ियों में जकड़ा होना। बहुत लंबी बात है, मैं इसलिए 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है मैंने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को सुनना आप। फरमान फांसी का सुना के भी फिरंगियों ने, दिया जो अमानवीय कष्ट वो अकूत था। जिस कोठरी में खाना पीना सोना बैठना था, उसी कोठरी में त्यागना भी मलमूत था। तो 9 फुट की तंग कोठरी में बेड़ियों से तंग, एक एक अंग इस बात का सबूत था। लोहे का नहीं था बिस्मिल का शरीर, किंतु लोहे से भी एक सूत ज्यादा मजबूत था। लोहे से भी एक सूत ज्यादा और चंद्रशेखर आज़ाद को और भगत सिंह को पढ़ता हूँ मैं। इसके बाद अब दूसरा कोई विषय ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए आप। सैकड़ों फिरंगियों को एक साथ देखते ही एक भारतीय सिंह तन के हो गया खड़ा। अल्फ्रेड पार्क में जब रात में चारों तरफ से सेना, इन पुलिस वालों ने उसको जो है अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो वो अकेला था जो खड़ा हो गया था लड़ने के लिए। एक साथ सैकड़ों फिरंगियों को देखते ही एक भारतीय सिंह तन के हो गया खड़ा। मात भारती के वक्ष पे न हो सके प्रहार, इसलिए वो माँ के वक्ष के ही सामने अड़ा। दंदनाती चल रही थी जब हजारों गोलियां, चारों तरफ से गोली चल रही थी। उसके पास एक माउजर था, छोटा सा माउजर में 6-7 गोलियां आती हैं सर, तो कितनी देर तक लड़ेगा, घंटों तक युद्ध किया उसने। दंदनाती चल रही थी जब हजारों गोलियां, चंद गोलियों के साथ था मुकाबला कड़ा। एक गोली रह गई तो आरती के थाल में, अपने हाथ से ही देख दीप को गया चढ़ा। अपने हाथ से ही देख, खुद ने आत्म बलिदान किया था। और आखिर में जो मैं पढ़ता हूँ एक छंद और, वो इसलिए शहीद आजम भगत सिंह को अगर नहीं पढ़ूँ मैं तो शायद ये गीता अधूरा रह जाएगा। हाँ, ये शहीद आजम भगत सिंह के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने 48 दिन तक उपवास रह के, गांधी ने कितने दिन रखे अलग बात है, लेकिन उसने भी 48 दिन उपवास रखे, अंग्रेजों के नाक उछने छपवा दिए थे और अंग्रेजों को बात माननी पड़ी थी साहब। ये आपको मानना पड़ेगा। और भगत सिंह को अगर जितना पढ़ें उतना ही जोश आता चला जाता। उस लाड़ले को, चित्र उसका ये है, उस लाड़ले को जो है जेल में कैद में तो है ही वो, लेकिन एक कोठरी में बर्फ़ की शिला पे लिटा दिया है उसको, और वो भी फूस की रात में, जनवरी के महीने में, जब 3-3, 4-4 रजाइयाँ ओढ़ के हम लोग सोते हैं, ऐसी स्थिति में उसको बर्फ़ पे लिटा दिया। वो चित्र देखें आप। तापमान शून्य यानी घोर शीत काल में भी बर्फ़ की शिला पे एक सिंघनी का लाल था। ये चित्र है उसका। तापमान शून्य यानी घोर शीत काल में भी बर्फ की शिला पे एक सिंघनी का लाल था। और वस्त्रहीन देह पे, कोई कपड़ा नहीं था, वस्त्रहीन देह पे विशाल बेड़ियों का जाल, बैंत का प्रहार जो कि खींच लेता खाल था। खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप, खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप। वेदना का चित्र वो विचित्र बेमिसाल था, राम जाने कितनी वो पीर पी गया फकीर, किंतु लेस मात्र भी न मन में मलाल था। कमाल था, कमाल था, कमाल था, कमाल था। ये था सही। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। आज हिंदी दिवस है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज जो मेरे साथ में जो आप साथी फ्रेम में देख रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। नाम है सोमदत्त व्यास। सर से मैं बीच बीच में उनकी कुछ रचनाएं भी सुनवाता रहूँगा। इनके कुछ लिखे हुए बड़े अच्छे छंद हैं जिनको मैं सुनता रहा हूँ, आपको भी उनको सुनवाऊंगा भरतपुर लाइव के माध्यम से। साथ ही साथ बात करेंगे हिंदी के बारे में और हिंदी के भविष्य और भूतकाल के बारे में और वर्तमान क्या चल रहा है इस बारे में भी। तो शुरुआत में रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, सभी साथियों को कनेक्ट कर दीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत, समस्त श्रोताओं के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज सर हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के अवसर पर जो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे
जो खास तौर पे अंग्रेजी आती है आपको या नहीं आती है, इस बात पर, इस स्तर पर यह तय किया जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट या कितने डफर हैं, कितने अच्छे घर से हैं या कहाँ से आप आते हैं। आपका स्तर उससे तय कर दिया जाता है अंग्रेजी भाषा से। तो हिंदी कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, जो कि हमारी मातृभाषा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे युवाओं को ज़्यादा जागरूक किया जाए कि उनमें हिंदी का प्रचार प्रसार हो। नीरज जी, बात आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं इस समय, लेकिन मेरा एक विचार है अपना खुद का। जैसे आज आपने कहा कि आज हिंदी दिवस है, मैं ये कह रहा हूँ आज ही क्यों ही हिंदी दिवस। हिंदी दिवस तो हमारे यहाँ रोज़ होना चाहिए। एक विशेष दिन मान दिया कि हिंदी दिवस है, आज हम हिंदी की बात करके और कल ख़त्म। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारी हिंदी भाषा है, मातृभाषा है, अपनी भाषा है, तो क्यों ना हम इसका प्रयोग करें। और एक बात मैं बताऊं, खैर अब ये तो आज अभिभावकों के ऊपर भी है, वो अपने बच्चों को जो है कॉन्वेंट और इंग्लिश एजुकेशन में ज़्यादा जो है रुचि रख रहे हैं। बाकी अगर हिंदी जैसी प्यारी भाषा और बोलने में जितनी मधुर भाषा है, इतनी भाषा मैं समझता हूँ, शायद, मुझे भाषाओं का कोई विरोध नहीं है किसी भाषा से मुझे, लेकिन आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, प्रयोग रूप में करके देख लीजिए, जितनी ये भाषा है उतनी भाषा कोई सुंदर नहीं लगती है। हमारी भाषा एक ऐसी है जैसे कि माँ अपने जितने बेटे हैं उन सबको संभाल लेती है, ऐसे ये भी संभाल लेती है। आप उदाहरण देख लें, मतलब कि मतलब जो है मेरा फादर आ रहा है, तो फादर शब्द में ऐसा लगता है जैसे कटु शब्द है फादर, ऐसा लगता है। और आप पिताजी कहिए आप, तो पिताजी में आपको अलग ही वो होता। तो हिंदी तो हमारी भाषा ही है। ये हमारे अभिभावकों को सोचना चाहिए कि हमें हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब उधर जो है इनकी तरह रुझान करवाया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि साहब मेरा बच्चा कॉन्वेंट से निकल के आएगा, अंग्रेजी बोलेगा तो वो आगे बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में भी आजकल बच्चे जो है आगे IAS, RAS, IPS दुनिया भर के अच्छे पदों पर विराजमान है। तो मेरी समझ में तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने मान्यता बना रखी है कि अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी हिंदी भी किसी चीज़ क्षेत्र में कम नहीं है। ये अच्छा, अभी जो कवि सम्मेलन, चूंकि आपका सीजन आता है कवि सम्मेलनों से, तो कवि सम्मेलन जो धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आजकल हम इतने कवि सम्मेलन होते नहीं देखते। पहले तो नुमाइश ग्राउंड में भी हुआ करता था दिवाली के समय पर, वो भी कई सालों से कोरोना के चलते गायब हो गया है। तो कवि सम्मेलन जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं और जो युवाओं में और जनता के अंदर इसका शौक विलुप्त होता जा रहा है, वो कहाँ तक असरदार रहेगा सोसाइटी पे? इसमें तो ऐसा है कि कवि सम्मेलन तो अब भी हो रहे हैं। ये तो बात अलग है कि कोरोना आ गया है बीच में, इसके कारण कुछ कम हुए और नहीं भी हुए, ये समझ लो। जनता एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकती, ये भी ठीक नहीं था। लेकिन कवि सम्मेलनों का जो स्तर है, जो कविता की बात अगर आप कवि सम्मेलनों में करें तो वो नदारद हो रही है। वो क्या है, आजकल वो कुछ चुटकुलों का ऐसा प्रभाव चल गया है कि जो है मंचों पे अधिकांश, मेरे ख्याल से जहाँ तक है 90% चुटकुले ही चलते हैं, 10% लोग जो है कविता सुन रहे हैं। पर इसमें अब मैं कहूँगी जनता का ही कसूर है, ये भी नहीं है। कुछ हमारे कवियों का भी मान्यता हो गई है कि हम जितने चुटकुले सुनाएंगे उतने लोग सुनेंगे, तालियां बजेंगी। सिर्फ तालियों के लिए ही मतलब कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। नीरज जी, बात यह है कि अगर हम लोग खुद थोड़ा बहुत सुधार करें और मन में ही विचार करें कि हमें कविता सुनानी है, तो ऐसी बात नहीं, जनता उसको भी स्वीकार करेगी। वो तो सर जो परोसोगे आप स्टेज से, वो जनता खाएगी, वो तो आप जो परोस रहे हो। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ परोसने का तरीका होना चाहिए, और परोसने में आपकी जो व्यंजन है ना, उनमें एक स्वाद होना चाहिए। आप जो रस आप लेके चल रहे हैं, चाहे आपका हास्य रस है, पहले कभी हास्य में नहीं पढ़ते थे क्या, लेकिन वो कविता पढ़ते थे हास्य में। बहुत कवि ऐसे हुए, गोपाल प्रसाद व्यास जी जो बहुत बड़े कवि रहे हैं हास्य के, जिनके मुंह से कभी चुटकुला नहीं सुनोगे, आप कविता ही सुनेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कवि सम्मेलन तो अभी हो रहे हैं, उनका थोड़ा सा स्तर गिर गया है। कभी स्तर उठाने के लिए होता है, लेकिन आज कभी खुद गिर गया है, तो वो स्तर क्या उठाएगा। कविताओं में से साहित्य गायब होता जा रहा है, फुहड़ता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, यही मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, और मेरा यही विचार है कि कवि सम्मेलन में हमें कुछ हिंदी के माध्यम से लोगों में ऐसी रुचि रखनी चाहिए कि वो हिंदी सीखें। अब देखिए, मैंने पढ़ा है कि काका हाथरस ही उस समय हास्य में कविता पढ़ते, चुटकुले नहीं पढ़ते थे वो।
वो हास्यमय कविता है। और लोगों ने उनका इतना सा पूरे जो है दक्षिणी भारत तक उनका इतना प्रभाव रहा उनका कि लोगों ने उस काका हाथरसी को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। या आपको पता होगा कि जो उपन्यास सम्राट रहे सबसे पहले देवकी नंदन खत्री, आपने पढ़ा होगा जरूर, वो चंद्रकांता संतति जो उन्होंने लिखा है वो उपन्यास जो है इस पे धारावाहिक भी चले, तो उसको भी बनी है उस पे। हाँ, उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे लोग अगर आए समाज में और ऐसे लोग लाएं तो लोग हिंदी भी सीखेंगे और हिंदी का वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा। और मैं ये बताऊँ कि हिंदी वैसे तो बढ़ रही है, आप ये मत समझिए कि हिंदी हमारे यहीं बोली जा रही है। देखो चाइना में हिंदी के बहुत विद्वान बैठे हुए हैं, वहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं। जापान की लेडी तो हमारे यहीं काम कर रही है, उसका नाम कानून कुछ ऐसा नाम भूल रहा हूँ मैं, पर वो अभी यहाँ उसने हिंदी के लिए समर्पित कर दिया पूरा जीवन। और आपको पता होगा, आप ये जो शब्दकोश पढ़ते हैं ना, तो हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश है, कामिल बुल्के का नाम सुना होगा आपने, तो उनका तो जो है शब्दकोश ये पूरा उन्होंने पूरा जीवन ही हिंदी में निकाल दिया। तो हिंदी एक भाषा बड़ी प्रिय भाषा है और मैं समझता हूँ अगर रुचि रखें लोग और अभिभावक भी समझें और सब समझें तो हिंदी तो निरंतर बढ़ेगी, इसका भविष्य गिरेगा तो नहीं। लेकिन राजनीति थोड़ा प्रभावी इस पे है, तो वो थोड़ा अंग्रेजी को ज़्यादा मान्यता दे रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी बहुत अपनी जो है बहुत ही एक विकसित भाषा है। सवाल और सर सबके मन में बना रहता है कि जो अपने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर बैठकर जो हर व्यक्ति एक कविता लिख रहा है, हर व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर कवि छुपा हुआ है, वो अपनी कविताओं को मंच किस तरह से अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाए, उसका क्या तरीका है? देखिए मैं पकड़ लेता हूँ नीरज जी, बात इसमें ऐसी है कि जब हमारा समय था तब तो इतना मीडिया भी जो है अग्रसर नहीं था इतना, और उस समय ना प्रिंट मीडिया था ज़्यादा और ना ही जो है ये था, और दूसरा मीडिया जो है आजकल टेलीविज़न वगैरह इतना नहीं था। तो उस समय तो मंचों पे अच्छे जो बड़े कवि थे उनकी शरण में चले जाते, नए लिखने वाले उनसे संपर्क कर लेते, वो मंचों पे ले आते थे। आज जो है मीडिया हो गया, ये सोशल मीडिया में दुनिया भर का, तो मेरी तो ये इसमें सलाह ये है, ज़्यादा लंबा आपसे क्या उसका उत्तर दूं मैं, सीधी सी प्रश्न इसमें है, अगर कविता किसी ने लिखी है और वो इसमें रुचि रख रहा है तो किसी अपने परिचित कवि से संपर्क कर ले। और मंच तो आप जानते ही हैं कि जगह जगह आजकल कवि सम्मेलन के होते हैं। भरतपुर सिटी की बात करें तो भरतपुर में भी बहुत कवि सम्मेलन होते हैं। अब ये कोरोना हो गया, इसके कारण ज़रूर थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक काम और करा है वो कभी कि यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, हिंदी साहित्य समिति है जैसे, और पर्सनल अपने व्यक्तिगत लोग कराते हैं, तो संपर्क साध लें उन कवियों से और गोष्ठी में आना जाना हो। रचना अगर अच्छी है, अच्छा पढ़ता है, प्रस्तुति अच्छी है, शब्द अच्छे हैं, तो निश्चित है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो मंचों पर अपने आप आ जाएगा स्वतः ही। मैं मेरी खुद को उदाहरण दूँ, मैं गाँव से निकला हुआ हूँ, वहाँ मंच मुझे कहाँ मिलते थे, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, एक गुरु ने मुझे थोड़ी प्रेरणा दी कि आप लिखो ऐसे, मैंने लिखना शुरू किया। तो एक कवि हमारे वेंकट बिहारी पागल हुआ करते थे जयपुर में, मुंदनो जयपुर रहता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, तो मैं उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे तुरंत सुन के बोले शाम को कवि सम्मेलन है आ जाओ, और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो गई, फिर लोग बुलाना शुरू कर दिया। तो ऐसी बात है, अगर आप लोगों में किसी में क्षमता है तो वो निश्चित गोष्ठियों से संपर्क करें अपने कवियों से, और वो आ सकता है अगर उसमें कुछ दम कम है तो। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कवि सोमदत्त व्यास, जिनसे हमने गहन चर्चा की हिंदी के बारे में, साहित्य के बारे में, कवि सम्मेलनों के बारे में, और इनकी जो एक अभूतपूर्व रचना है सैनिकों के बारे में वो आपने सुनी ली। आपको कैसी लगी उसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। पूरी ओवरऑल बातचीत के बारे में आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और किस तरह से हिंदी का और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।